अस्सलाम वालेकुम जी। काशिफ बाजवा फ्रॉम सिविल ऑडिट और वन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर सिप्फा। अभी ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एग्ज़ाम भी एंड हुए हैं, तो दोबारा ये रिवीजन क्लासेस हैं जो हम मेरे हाल में मिलजुल के ही करवाएंगे सारे। तो उस सिलसिले में आज पहली क्लास थी। हम आज डिस्कस करेंगे पहली क्लास के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अप्रेजल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बारे में आपको पता है, हम सब पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक दो बातें सर मैं शुरू में कनेक्शन क्लास शुरू। वीक लग रहा है। सही आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, अब बेहतर हुई है आवाज? हेलो। जी सर, यहाँ पर क्लियर आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल साउंड क्लियर है आपका। अच्छा मैडम, जरा अपना स्पीकर वगैरह चेक करें, क्योंकि आपको इशू हो रहा है और कहीं इशू नहीं हो रहा है सच। अच्छा, बेसिकली स्लाइड्स वगैरह तो हम सबने पढ़ी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वालों ने वो पढ़ाई है, बुक्स वगैरह भी पढ़ाई है। तो थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट करना चाह रहा था कि एक्सेल वगैरह पे हम एक दफ़ा इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब देखा यही गया, मैंने भी अटेम्प्ट दिया, आप लोगों ने भी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट दी है इसकी, कि इसमें टाइम थोड़ा होता है और टाइम पेपर का वॉल्यूम या जो हमने क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा है, टाइम थोड़ा है। तो मैंने यही ऑब्जर्व किया कि अगर स्प्रेडशीट वगैरह में हम अच्छी तरह इसको करें क्वेश्चंस वगैरह को, तो हमारा काफ़ी टाइम सेव हो सकता है, फिर हम पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि हम कंप्लीटली पेपर को अटेम्प्ट करें। उसके लिए यही है कि कोशिश करूंगा कि मैं हम जितना भी है एग्जांपल्स वगैरह या एक्सरसाइज कोई करते हैं तो स्प्रेडशीट वगैरह में करें। और फोर्थ चैप्टर से शुरू करने की वजह ये है कि फोर्थ और फिफ्थ 35% कवर करते हैं। ना सिर्फ ये 35% कवर करते हैं, बल्कि बाकी भी जो 65% है उसमें एनपीवी शनपीवी का इनका काफ़ी रोल है। तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सिलेबस है ये। कुछ डिमांड भी इसकी ज़्यादा थी कि यहीं से शुरू किया जाए, तो मिलजुल के करना है ये सेशन। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने सारी बातें बतानी है, आपने मेरे बराबर ही है, सारे सबने एक अटेम्प्ट दी हुई है, तो यू आर फ्री टू पार्टिसिपेट। शुरू करते हैं हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से क्या मुराद है कि हम असेस करते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी वायबल है, कितनी फीजेबल है, कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के अंदर आगे दो चीज़ें डिस्कस की हुई हैं मैनुअल में, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल क्या है। मुख्तसर ये कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यही है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो मैच्योर हो जाती है विद इन अ ईयर, और एक से ज़्यादा वाली उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कह देते हैं, एक से ज़्यादा साल पे जो मुहैया होती है। और जो इस बुक में जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बात की है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की है, एक से ज़्यादा साल पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो। कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें मेजर एक फैक्टर है डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर को यूटिलाइज किया गया, वो मेजर करता है कि इन्वेस्टमेंट को हमने कंपेयर करना है और देखना है कि इन्वेस्टमेंट फीजिबल है कि नहीं है, जो रिटर्न आ रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 50,000 इन्वेस्ट करते हैं और उसका रिटर्न 55,000 आता है, आने वाले 10 सालों में 55,000 देता है, रिटर्न आता है, तो हमें 5,000 सरप्लस आ रहा है, तो इट मीन्स के बज़ाहिर फिजिबल है। लेकिन फिर डिस्काउंट फैक्टर का एलिमेंट आ जाता है कि आज वो जो मनी है वो कितनी वर्थ रखती है, कि जो 55,000 अर्न करना है वो तो हमने 10 सालों में अर्न करना है, तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हम आज कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर डिस्काउंट फैक्टर के साथ हम अभी कोई एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो देखेंगे कि डिस्काउंट फैक्टर उसके अंदर क्या रोल प्ले करती है। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल या इन्वेस्टमेंट को असेस करने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को एक साल से ज़्यादा के लिए, बहुत सारे उसकी टेक्निक्स हैं जो हमारे मैनुअल में डिस्कस की गई हैं, जो हमने एग्जाम में भी जिसके बारे में एक आधा क्वेश्चन आया था। इसमें से तो है
क्वेश्चन आना ही आना है, ना आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 35% बल्कि इससे भी ज़्यादा अगर आप देखें थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन्थ प्राइसिंग वाला भी, वहाँ पे भी एनपीवी के साथ मिक्स होके क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वर्ड का ब्लैंक डॉक्यूमेंट एक। अभी हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है क्या। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ये है कि हमने शेयर करना है अपना, सॉरी असेस करना है कि हमारी इन्वेस्टमेंट किस हद तक फिजिबल है या नहीं है। अब या तो वो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो होगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फॉल करेगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या बात, जो विद इन 1 ईयर हमें रिटर्न दे देगी या हमारी इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाएगी, या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 ईयर जो कि लेगा। अब इसको कंपेयर कैसे करना है, कौन सा फैक्टर है जो हमें हेल्प करेगा उसको कंपेयर करने के लिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको मैच्योर होने में 5 साल 10 साल कोई भी पीरियड लगता है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो उसके लिए डिस्काउंट फैक्टर हम इस्तेमाल करते हैं। ये मोटी मोटी बातें हैं जो ऑलमोस्ट हम सबको पता है। अब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की टेक्निक कौन सी है, सब जानते हैं, पता होगा, जुबानी याद होगा। एनपीवी है एक, आईआरआर है, पे बैक है, डिस्काउंटेड पे बैक है, और एआरआर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसमें पहला, सबसे पहला एनपीवी। एनपीवी पे ज़्यादा फोकस है पूरे मैनुअल का, सिर्फ इसी बुक चैप्टर 4 का नहीं, 5 6 7 इसमें आगे भी रेफरेंसेस मिलते हैं एनपीवी के हवाले से। एनपीवी ये कहता है कि आपने फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके कंपेयर करना है कि क्या कॉस्ट और क्या आपका जो रिटर्न आ रहा है उसको कंपेयर करना है, और फिर डिसाइड करना है कि ये फिजिबल है कि नहीं है। इसी तरह आगे है, इसके कुछ एजम्पशंस भी हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं उसको एग्जांपल करते हुए साथ साथ। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है कि आपने इन्वेस्टमेंट में कितना इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, ये इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कैलकुलेट करता है। ये कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं देता है एनपीवी की तरह कि आपको 5,000 का बेनिफिट हुआ है, आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर एग्जांपल 55,000 बनती है, आज की कैपिटल कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आपकी बनती है 50,000, तो आपकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है कि 5,000 आपका एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, और 5,000 आपका बेनिफिट है, सॉरी 55,000 एनपीवी है और 5,000 आपका प्रॉफिट है, बेनिफिट है। आईआरआर उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करता है, ये मॉनेटरी वैल्यू में नहीं कैलकुलेट कर रहा होता। पे बैक पीरियड ये करता है कि आपका रिटर्न कितने अरसे में आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपको रिटर्न हो जाएगी। अगर आपने 50,000 खर्चे हैं और प्रोजेक्ट आपका 5 साल का है, तो 4.5 साल में, 3.5 साल में, 3 साल में, 4 साल में, कितने अरसे में आपका रिटर्न 50,000 पूरा हो जाएगा। अगर तो हम उसको डिस्काउंट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू के मुताबिक, जो रिटर्न आ रहा है, तो वो डिस्काउंटेड पे बैक होगा। अगर डिस्काउंट नहीं करते तो वो सिंपली पे बैक पीरियड है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट, जिस तरह कैपिटल रेशो हम इन्वेस्ट कर पहले चैप्टर में करते हैं कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर ये प्रॉफिट है, परसेंटेज निकाल रहे होते हैं, उसी तरह एनुअल रेट ऑफ रिटर्न में भी हम करते हैं। अभी हम एग्जांपल्स इसकी करते हैं और डिस्कस करते हैं, तो फिर हमें ज़्यादा आइडिया हो जाएगा इसका।
अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक्सेल की शीट। ये आपको एक्सेल की शीट नजर आ रही होगी। अगर आप अपनी वर्कबुक की एक्सरसाइज 4.4 देखें तो वो क्या कह रहा है, ये हम कर रहे हैं अभी एनपीवी के हवाले से, जो पहला हमारा टेक्निक है वो डिस्कस कर रहे हैं। वर्कबुक एक्सरसाइज 4.4 क्या कह रही है, वो कह रही है कि आपने 8 लाख इन्वेस्ट किया आज। पहले 2 सालों में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 1 लाख मिलेगा। उसके बाद 18 साल आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 50,000 मिलेगा। अब सिंपली हम डिस्काउंट ना करें इसको, प्रेजेंट वैल्यू के मुताबिक, तो रिटर्न हो जाएगा 1 लाख और 1 लाख 2 लाख, और 9 लाख हमारा हो जाएगा 50,000 के हिसाब से, तो 11 लाख हमारा रिटर्न बन जाएगा। तो उस हिसाब से, और ये इन्वेस्टमेंट सोल्ड भी होगी फिर हमारी, स्क्रैप वैल्यू भी 1 लाख है, तो हमें तकरीबन 4 लाख का बेनिफिट नेट बनता है विदाउट डिस्काउंटिंग। अब हम अगर इसको डिस्काउंट करते हैं या नेट प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो फिर देखते हैं कि इसका क्या बनता है। तो इसका मैंने जो समझता हूँ बेहतर बेस्ट हल यही है कि एग्जाम के अंदर स्प्रेडशीट जो दी है उसी के अंदर सॉल्व किया जाए। उसकी एक वजह ये भी है कि मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन मैंने समझी कि बहुत कम है। मैंने सारा तकरीबन स्प्रेडशीट पे सॉल्व किया था। सिर्फ एक क्वेश्चन था जो मैंने स्प्रेडशीट के बजाय डायरेक्ट एडिटर में किया था, उसके रोगों के। अब उसमें सिर्फ 30% या 20% कैलकुलेशन थी, बाकी टाइपिंग का काम ज़्यादा था। लेकिन उसमें भी मैंने एक गलती कर दी थी कि मैंने गलत रेट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया था। अब उसका रिजल्ट क्या निकला कि आखिरी 2-3 मिनट रहते थे, मुझे गलती का भी पता चल गया, लेकिन अगर मैं उसे ठीक करने बैठता तो उसका इफेक्ट 3-4 जगह पे आता था। तो वही क्वेश्चन, बेशक उसमें 20 या सिर्फ 30% वर्किंग आपने एडिटर में की है, अगर वही मैंने एक्सेल पे की होती तो मैंने एक ही जगह उसका रेट की करेक्शन करनी थी और उसका इफेक्ट हर जगह पे खुद ही ऑटोमेटिकली आ जाना था और मैंने वो कॉपी पेस्ट कर लेना था। तो जाहिर है वो एक छोटा सा एरर था जिसको मैं करेक्ट नहीं कर सका, और उसकी मेन वजह यही थी कि उस क्वेश्चन के लिए मैंने स्प्रेडशीट यूज नहीं की थी। तो रिकमेंड मैं तो यही कहूँगा, मैं खुद भी प्रैक्टिस करूँगा, आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि स्प्रेडशीट पे मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि इसको पेपर को अगर क्लियर करना है और फुल अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन 4.4 पे आते हैं। अब इसमें जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे टाइप करते जाएं। स्प्रेडशीट इतनी यूजफुल चीज़ है कि ये खुद ही सॉल्व करती जाएगी। फॉर एग्जांपल पहली बात करता है कि आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है। आई होप कि आपको नजर आ रही है स्प्रेडशीट जो शेयर किया मैंने। ये सर आ रही है। अच्छा, अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट है -8 lakhs। ये इन्वेस्टमेंट कब की है? 0 ईयर पे। अब कैश फ्लो पहले 2 साल के लिए कितना जनरेट करेगा? 1 लाख, सिंपल। और उसके बाद 3 से लेके 20 साल तक कितना जनरेट करेगा? अगले 18 साल तक 50,000। जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे करता जाना। स्क्रैप वैल्यू अपने पास से कुछ नहीं करना, वो जो कह रहा है एक कॉलम इंसर्ट करते जाएं, उसके अंदर करते जाएं, वो 20वें साल में आपको स्क्रैप वैल्यू कितनी देगा? 1 लाख। अब नेट कैश फ्लो कितना हो गया विदाउट डिस्काउंटिंग? अभी डिस्काउंट फैक्टर हमने नहीं लगाया। इसको करें प्लस, सम का बटन दबाए, ऑटोमेटिकली उसने सारा खुद ही कैलकुलेट कर दिया।
अब डिस्काउंट फैक्टर किस पे कैलकुलेट करना, आखिरी लाइन है एक्सरसाइज 4.4 की, वो कह रहा है कि डिस्काउंट रेट आपने 8% यूज करना है। तो CPVF और PVF फैक्टर आपने यूज करना है एट 8%। पहले 0 साल का 1। अब अगर इसका टेबल उठाएं हम अपना फार्मूला शीट, तो CPVF पहले 2 साल का वो कितना दे रहा है 8% पे 1.783। इसका एक फायदा ये भी है कि इसमें जहां पे भी आप गलती करेंगे उसी वक्त आप करेक्ट भी कर सकते हैं। एक जगह पे आपने करेक्शन करनी है, क्वेश्चन आपका सारे का सारा ठीक हो जाना है। अब 20 साल, 3 से 20 साल तक आपका CPVF 20 साल का बनता है 8% के हिसाब से 9.818, लेकिन माइनस आपने करना है सेकेंड ईयर वाला, क्योंकि ये 3 to 20 ईयर्स है। तो 1 और 2 ईयर्स का आपने CPVF या PVF मीन में से इसका माइनस करना है। 2 ईयर्स तक 1.783 बनता है। ये आपके रिजल्ट उसने खुद ही निकाल दिए। इक्वल करके आपने 20 ईयर्स वाला रेट लिखा माइनस आपने 2 ईयर्स वाला रेट लिखा, एंटर दबाया, उसने खुद ही कैलकुलेशन कर दी। नीचे 20 ईयर्स वाला, अब चूंकि ये सिर्फ एक वैल्यू है जो 20 ईयर्स वाली है, यहाँ पे CPVF नहीं PVF कैलकुलेट होगा। 8% पे 0.215 है। अब DCF आपका यही है, CPVF मल्टीप्लाइड बाई नेट कैश फ्लो। इसको ड्रैग कर लें या डबल क्लिक कर लें, उसने खुद ही सारी कैलकुलेशन आपको कर देनी है। ये अब आपने अगर कैलकुलेट किया तो ये NPV आपका किस में दे रहा है, माइनस के अंदर। अगर वैसे हम डिस्काउंट किए बगैर इसको कैलकुलेट करें तो कितना बनता है आपका, ये 2 लाख ये बनता है, और 18 साल का 50,000, 9 लाख ये बनता है 11 लाख, 1 लाख का ये रिटर्न है 12 लाख, और टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 8 लाख। लेकिन अगर हम उसको प्रेजेंट में जब कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ये फैक्टर लगा के, CPVF डिस्काउंट फैक्टर लगा के, तो उसने कितनी वैल्यू आपको दी है, उसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, नेगेटिव प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू दी है, वो है -1,98,450, यानी कि आपको लॉस है इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके एजम्पशंस थे, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू के कुछ एजम्पशंस थे। पहला एजम्पशन क्या है, इसके अंदर 4 एजम्पशन है। इसमें थ्योरेटिकल बहुत थोड़ा पोर्शन है, सिर्फ यही है कि आगे एजम्पशंस या इसके प्रॉब्लम्स इन 5 फैक्टर्स के साथ पूरी 4th बुक में, अगर ये सिर्फ एजम्पशंस या ये प्रॉब्लम्स वगैरह कर लें और साथ न्यूमेरिकल कर लें, तो ये आपका पूरा 35% पोर्शन तकरीबन कवर होता है। अब इसकी एजम्पशंस क्या है, पहली एजम्पशन क्या है, अगर आप गौर करें, कैश फ्लो टर्न आउट टू बी फोरकास्टेड। अब ये जितना भी रिटर्न है कि पहले 2 साल ये आप देख रहे हैं, जो कैश फ्लो है, पहली एजम्पशन क्या है कि कैश फ्लो इज ए फोरकास्ट। कैसे कि हमें 2 साल 1 लाख रिटर्न मिलेगा, अगले 3 साल हमें 50,000 रिटर्न मिलेगा 18 साल, और एंड पे उसकी स्क्रैप वैल्यू है वो आज के मुताबिक कोई 1 लाख की सेल हो जाएगी। ये क्या है, ये तमाम एजम्पशंस है। तो कैश फ्लो फोरकास्ट क्या है, एक एजम्पशन है। प्रैक्टिकली ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहेगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे सेम रहेगी, हमने कितनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसकी लगाई है, 8%। जिस तरह आज इंटरेस्ट रेट है गवर्नमेंट ऑफ जो स्टेट बैंक है वो 21-22% पे पहुंचा हुआ है, 2 साल पहले वो 8% था। तो फोरकास्ट ऑफ
फोरकास्ट होती है उसने अज्यूम किया कि ये 8% ही थ्रू आउट ये रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकली नॉट नेसेसरीली 8% से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। और कैश फ्लो हमने क्या किया है कि हमने हर साल के एंड पे लिया, अज्यूम किया है कि पूरे साल के एंड पे हमें तीसरे साल से लेके 20वें साल तक जो रिटर्न मिलेगा वो 50,000 मिलेगा, या पहले 2 साल के आखिर तक हमें साल के एंड तक जो रिटर्न मिलेगा वो 1 लाख मिलेगा। तो ये भी हमारी तीसरी जम्पशन है कि एट द एंड ऑफ द ईयर जितना भी हमारा कैश फ्लो रिटर्न है वो हमने एट द एंड ऑफ द ईयर काउंट किया उसको। कैश फ्लो टेक्स इफेक्ट एट ईयर एंड। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ एनपीवी को एक दफ़ा फिर। एनपीवी क्या है कि आपकी कैश फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लो को, ये आपका फ्यूचर कैश फ्लो है, इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करता है। कोई भी जो फैक्टर इस्तेमाल करते हैं आप, ये अजम्पशन है कि इसमें हमने 8% इस्तेमाल किया है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा आइंदा जो करेंसी की डिवैल्यूएशन है वो 8% के हिसाब से होगी, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा रिटर्न पहले 2 साल में 1 लाख होगा और उसके बाद 20 साल में 50,000 होगा, और अज्यूम कर रहे हैं कि आखिर में हमारा जो स्क्रैप वैल्यू है वो आज के मुताबिक 1 लाख की होगी। और ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि ये एट द एंड ईयर होगा, कैश फ्लो जितना भी होगा रिटर्न हो। तो ये है आपका एनपीवी। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं। एक हमने यहाँ पे 8% के हिसाब से निकाला। अब 8% के हिसाब से निकाला है तो हमारा रिटर्न क्या निकला है। अब ये बड़ा आसान है एक्सेल पे करना। आपको 2 रिटर्न निकालने हैं इस पे, एक पे आपको वैल्यू नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव चाहिए। अब हायर रेट ऑफ रिटर्न पे नॉर्मली आपके नेगेटिव आ गई है, तो आप डिस्काउंट फैक्टर इसका कम करेंगे तो आके आपकी नेगेटिविटी कम हो सके। अब मैंने उसी को कॉपी पेस्ट किया, जस्ट उसी को कॉपी पेस्ट किया। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मैंने पहले कितने पे लगाया था, 8% पे। 8% पे वो मुझे दे रहा है नेगेटिव वैल्यू। मैं इसको 4% पे करके देखता हूँ। अब 4% के लिए मुझे 4% के टेबल क्या सीपीवीएफ और पीवीएफ वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। पहले 2 साल पे कितना है सीपीवीएफ 4% का, 1.886, और 20 ईयर्स पे कितना बनता है 13.59। ये 20 ईयर्स का बनता है, लेकिन माइनस करेंगे हम पहले 2 साल वाला। पहले 2 साल वाला क्या है, यही 1.886। ये हमारा आ गया 18 साल का फैक्टर। और 20वें साल का हम पीवीएफ फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि 1 साल का हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, फैक्टर चाहिए, कमुलेटिव नहीं चाहिए हमें। तो 4% पे बनता है 0.456। अब वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। इसमें हमारे पास वैल्यू आ रही है 19,400 विच इज अ पॉजिटिव वन। 8% पे आ रही थी हमारी नेगेटिव वैल्यू। अगर तो डिस्काउंट फैक्टर या फ्यूचर डिवैल्यूएशन या वट अगर तो वो 4% रहते हैं, तो ये जो हमारी आज की इन्वेस्टमेंट है 8 लाख, ये पॉजिटिव हो जाएगी जो रिटर्न दे रही है। अब आईआरआर कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या था, उसमें यही था कि हम, अब उसको लिखता हूं मैं इधर। आईआरआर का जो हमारा फार्मूला था वो यही था कि लोअर इंटरेस्ट रेट को हमने ऐड करना है। लोअर इंटरेस्ट रेट इस सूरत में क्या, 4%। उसके अंदर प्लस करना है हमें
जो वैल्यू दे रहा है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वैल्यू हमें वो क्या दे रहा है 19,400 डिवाइड किससे करना है हमें, जो हमें लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वैल्यू दे रहा है 19,400 माइनस जो हमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पे वैल्यू दे रहा है माइनस 1,98,450 माइनस 1,98,450। अब ये जो आएगी वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे इन दोनों रेट्स के डिफरेंस के साथ 6% माइनस 4%। मैं यही काम उधर करने जा रहा हूँ। यही एक्सेल के अंदर मैं यही फार्मूला लगाने जा रहा हूँ। अब लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जो हमने निकाला है 0.04। अब मैं यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहा हूँ इज इक्वल टू लोअर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वैल्यू आई थी 19,400 डिवाइडेड बाई 19,400 माइनस ये वाली वैल्यू थी। वैसे इसको भी यही करना चाहिए ताकि इन केस आपने कहीं पे भी गलती की है तो उसका इम्पैक्ट इन सेल्स पे भी आए जब आप उसको करेक्ट करें। अच्छा, अब इन दोनों का डिफरेंस था जिसके साथ मल्टीप्लाई करना था 0.08 और 0.04। डिफरेंस क्या है 0.04 ही आ रहा है और इन अदर वर्ड इज इक्वल टू 0.08 माइनस 0.04। अब हमने क्या किया था, रिजल्ट हमारे पास ये आ रहा है कि हमने इसके अंदर जमा की है ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू। दिस इज द रिजल्ट 0.0435 और इसको परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम यहाँ से एक बटन दबा के। तो दिस इज IRR। IRR में हमने क्या किया है, हमने डिस्काउंट फैक्टर दो लिए हैं, एक जिस पे हमें नेगेटिव वैल्यू दे रही है और एक जिस पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव वैल्यू आ रही थी हमारी 8% के ऊपर 1,98,450। 4% हमने लगाया तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती। अगर 4% ना आती हम 2% पे ले लेते, क्योंकि आपके पास स्प्रेडशीट अवेलेबल है, आपने सिर्फ फैक्टर्स चेंज करने हैं, उसने कैलकुलेशंस आपको खुद ही कर देनी है और उसके बाद आपका 4 इन दोनों का जो डिफरेंस है फार्मूलाज में वैल्यूज पुट की और आपके पास रिजल्ट आ गया 4.38%। इस सेल के अंदर मैंने ये वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, बड़ी पैरेंथेसिस के अंदर है। 4% मैंने ये वाली वैल्यू लिखी है और आखिर में जो डिफरेंस है वो तीसरे सेल में लिखा है, इस सेल में। और ये इस तरह हमने IRR इसका कैलकुलेट किया है। अभी तक कोई क्वेश्चन अगर समझ आया या नहीं आया वट एवर। सर बहुत अच्छा समझ आ रहा है। चलिए होपफुली समझ आ ही रहा होगा। अच्छा, इसकी एजम्पशंस क्या थी। अब IRR की 3-4 एजम्पशंस देख लेते हैं। IRR की सॉरी प्रॉब्लम्स IRR के साथ क्या है। अब हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, इसके साथ एक प्रॉब्लम तो ये है कि ये डिफरेंट है NPV से। डिफरेंट क्या है, इसकी कैलकुलेशन का तरीका का डिफरेंट तो नहीं है, ये हमें परसेंटेज में दे रहा है, ये हमें रिटर्न दे रहा है परसेंटेज में। NPV क्या आ रही है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है 19,400
या -1,98,450। एनपीवी क्या आ रहा है, हमें परसेंटेज में रिटर्न दे रहा है। तो ये एक मेजर डिफरेंस तो ये है कि ये हमें न्यूमेरिकल कोई मॉनेटरी टर्म्स में आउटपुट नहीं दे रहा, हमें एक परसेंटेज बता रहा है। दूसरा दूसरा इसका ये है कि आपकी कैलकुलेशन एनपीवी की और आईआरआर आपको डिफरेंट रिजल्ट दे सकते हैं। हो सकता है एनपीवी कह रहा हो कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये फीजिबल नहीं है, जबकि आईआरआर कह रहा हो कि ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये फीजिबल है। और एक और डिफरेंस इसका ये है कि हाँ, एनपीवी में अज्यूम करते हैं कि री इन्वेस्ट होते जा रहे हैं साथ साथ आपकी कितने, ये ओवरऑल आपको एक परसेंटेज दे देता है और ये परसेंटेज में अज्यूम करता है कि आप री इन्वेस्ट करते हैं। इन शॉर्ट इसका जो मेजर डिफरेंस यही है, जो सारे 3-4 पॉइंट्स इसी से निकलते हैं कि ये मॉनेटरी टर्म्स में आपको रिटर्न देता है या वैल्यूज रिटर्न बताता है आपको, और ये आपकी परसेंटेज में बता रहा होता है। दोनों डिफरेंट हो सकते हैं और डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं। एक आपको कंफ्यूज हो सकते हैं आप, एक आईआरआर बता रहा है कि ये फीजिबल है और एनपीवी बता रहा है कि ये फीजिबल नहीं है, तो ये एक इसमें कंफ्यूजन आ सकती है इसके अंदर। अब तीसरा मेथड था हमारे पास पे बैक मेथड। पे बैक मेथड ये था कि आपने एक इन्वेस्ट किया है, वो आपको कितने पीरियड के अंदर आपको रिटर्न दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इन्वेस्ट किया 50,000 और मुझे 5 सालों के अंदर या 6 सालों के अंदर वो मुझे 60,000 इन्वेस्टमेंट, 50,000 मैंने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है और वो 5 साल में मुझे 70,000 रिटर्न देता है, तो कौन सा पीरियड है जिसके अंदर वो 50,000 रिटर्न मैंने अपना या कॉस्ट है वो रिकवर कर ली थी। टाइमलाइन बताता है जिसके अंदर आपने वो अपनी कॉस्ट रिकवर की है। सिंपल इसके दो मेथड हैं। एक है कि जिसमें कैश फ्लो आपका वेरी नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल ये आप ऊपर देख रहे हैं, इसमें वेरी कर रहा है कैश फ्लो। 2 साल के लिए 1 लाख था, 3 से लेके 20 साल तक के लिए आपका 50,000 था। अब आपका कैश फ्लो इसमें वेरी कर रहा है। जब आप वेरी कर रहा है तो आप डिफरेंट अप्रोच के साथ इसको कैलकुलेट करेंगे, पे बैक मेथड। और अगर वेरी नहीं कर रहा, वो कंसिस्टेंट दे रहा है, तो आपका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर वेरी नहीं कर रहा, हर साल वो आपको दे रहा है 8,000 रिटर्न, रिटर्न आपका 8,000 है, इन्वेस्टमेंट आपकी थी, बुक वाली एग्जांपल ले लेते हैं 25,000। अब ये कितने अरसे में पे बैक इसका पीरियड होगा, कितने अरसे में ये अपनी वर्थ पूरी कर लेगा। डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट आपकी 25,000 है, रिटर्न हर साल आपको 8,000 आ रहा है, उससे आप डिवाइड कर देंगे तो 3.125 ईयर्स में ये अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिकवर कर लेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट। प्रॉब्लम आती है जहाँ पे आपने वेरी कर रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं बुक वाली ही। 5 साल है, उसमें आपका जो कैश फ्लो है वो वेरी कर रहा है। पहले साल आपने 50,000 इन्वेस्ट किया, सॉरी जीरो, पैराशूट इन्वेस्टमेंट आपकी 50,000 की थी। पहले साल आपको रिटर्न आया 10,000, दूसरे साल आपको आया रिटर्न 25,000, तीसरे साल आया 12,000, चौथे साल 15,000 और फिर आपको 14,000 रिटर्न आया। अगेन एक्सेल के अंदर करने का ये फायदा आपको, कमुलेटिव नेट आपको बड़ा आसानी से वो कैलकुलेट खुद ही करके दे रहा है। अब अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पे 8 साल, 9 साल, 10 साल की आपको कैलकुलेशन करनी होगी तो आपको जस्ट एक क्लिक ही करना पड़ेगा। पहले साल की वही इन्वेस्टमेंट, दूसरे साल में अब आपका कमुलेट हो रहा है, भाई पिछले साल की वैल्यू में आप ऐड करेंगे करंट ईयर। पिछले साल का आपका जो कैश फ्लो आ रहा है उसके अंदर आप करंट ईयर ऐड करेंगे तो आपके पास कमुलेटिव
कैश फ्लो आ जाएगा। इसको डबल क्लिक करें, आपका वो आखिर तक बता देगा आपका कमुलेटिव कैश फ्लो 0 साल में क्या है, पहले साल में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है और पांचवें में क्या है। अब इससे बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि तीसरा साल वो साल है जिसके अंदर हमारी तीसरे और चौथे साल के दरमियान जब हमारी जो पे बैक है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुका है। यानी कि 3 से 4 साल के दरमियान हमारा जो पे बैक पीरियड है, वो जो रिटर्न है, हमारी जो कास्ट है वो पॉजिटिव में चले जाते हैं, यानी हमें रिटर्न मिल गया है। इसका क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला यही है पे बैक पीरियड का, कि आपकी ईयर एंड पे वैल्यू क्या है माइनस बैलेंस एट एंड ऑफ ईयर एंड डिवाइडेड बाय कैश फ्लो इन ईयर एंड प्लस 1। अब ये क्या कह रहा है? ईयर एंड क्या है? जब आपका आखिरी नेगेटिव वैल्यू आई है, क्युमुलेटिव जिस साल के बाद पॉजिटिव हो गया। किस साल के बाद पॉजिटिव हो गया? थर्ड ईयर के बाद। तो आपका ईयर एंड कौन सा होगा? थर्ड ईयर 3। बैलेंस एट ईयर एंड, ईयर एंड यानी कि थर्ड ईयर पे आपका बैलेंस क्या आ रहा है? -3000 डिवाइडेड बाई कैश फ्लो एट ईयर एन प्लस 1, थर्ड ईयर से आगे आगे वाला साल यानी एन प्लस 1 कैश फ्लो उसका लेना है, उससे डिवाइड करना है। तो एन प्लस 1, 3 प्लस 1 के अंदर आपका कैश फ्लो क्या था? 15,000। और आपका फार्मूला क्या कहता है? ईयर एन में से आपने माइनस करना है इस वैल्यू को 3.2। ये आपका पे बैक है, पे बैक। अब आप गौर करें इस पे बैक के अंदर क्या प्रॉब्लम है। इस पे बैक के अंदर जो मेन प्रॉब्लम यही आ रही है कि आपका फ्यूचर कैश फ्लो है वो डिस्काउंट नहीं किया आपने प्रेजेंट वैल्यू के मुताबिक। 10 लाख, 25,000, 12,000, 15,000, 14,000 आपने डिस्काउंट तो किया ही नहीं। आपने तो कैलकुलेशन आज करनी है, और आज करनी है तो आपके आज के मुताबिक इस वैल्यू को, कैश फ्लो को आपको डिस्काउंट करना चाहिए था। ये एक इसका सबसे बड़ा कैश फ्लो है कि ये इग्नोर करता टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब दूसरा, आप गौर करें कि हमने कैलकुलेशन कहाँ तक की है। हमने कैलकुलेशन में ये फिगर इस्तेमाल की, ये फिगर इस्तेमाल की, हमने उसके बाद पांचवा, छठा, सातवां साल तो इग्नोर कर दिया। वो तो हमने कैलकुलेशन, उसकी कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो रही। तो जो कैश फ्लो हमें ईयर एंड के बाद अर्न हो रहा है वो इग्नोर किया हमें। प्रोजेक्ट 10 साल का, 20 साल का, उसके बाद जो आपके दिया यहाँ पे खत्म हो गई है। पांचवें साल, छठे साल आपको 20,000 रिटर्न आया है। अब ये देखें यहाँ पे आप 25,000 रिटर्न लिख रहे हैं, आपकी कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू 10,000 लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपका जो पे बैक पीरियड आया है। तो ये इग्नोर करता है आपका ईयर एंड के बाद जो आप कैश फ्लो अर्न कर रहे हैं। और तीसरी बात ये क्या है, आपने एडवांस में डिसाइड कर लिया, वही एनपीवी में भी था कि ये हमारा कैश फ्लो होगा। अज्यूम किया कि हम पहले साल 10,000 रन करेंगे, दूसरे साल 25,000 कैश फ्लो होगा,
तीसरे साल 12,000 एंड सो ऑन। ये आपकी एजम्पशन है जिसे एनपीवी में ज्यूम कर रहे थे। यहाँ पे भी वही एक फैक्टर है कि ज्यूम कर रहे हैं कि हमारा ये फ्यूचर में कैश फ्लो होगा। इसका एक पांचवा भी नेगेटिव पॉइंट है कि आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे फिर आपका रुझान बढ़ता है। जितना ज्यादा आप पे बैक पीरियड कम होगा उतना ज्यादा आपका फोकस उधर होगा कि यार ये तो इन्वेस्टमेंट 3 साल में पूरी कर रहा है, एक प्रोजेक्ट है वो 5 साल में पूरी कर रहा है, हो सकता है छठे साल उसका रिटर्न एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाए, लेकिन उस चीज को वो इग्नोर कर देगा। उस अकाउंटेंट की कोशिश होगी या जो भी इन्वेस्टर उसकी कोशिश होगी कम से कम पीरियड में मुझे रिटर्न मिल जाए, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस ही नहीं रहेगा किसी का। ये है एनपीवी विदाउट डिस्काउंट, सॉरी पे बैक पीरियड विदाउट डिस्काउंट। अब डिस्काउंटेड पे बैक अगर कैलकुलेट करना है तो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, उसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं 4.9। स्प्रेडशीट के अंदर प्रैक्टिस कर लें, अच्छे रहेंगे। मैं भी इसके अंदर कर रहा हूँ, मैं आगे भी इसी के अंदर करूँगा। अदरवाइज 2.5 घंटे के अंदर ये एफएम का पेपर सारे सवाल करना जितना मर्जी आसान आ जाए फिजिबल नहीं है। तो बेहतर यही है कि वन टू ऑल इस सारे जितने भी एक्सरसाइजेज हैं इसकी स्प्रेडशीट के अंदर प्रैक्टिस कर ली जाए। बेशक वो थर्ड चैप्टर है, पहला है, दूसरा है, मैंने तो एग्जाम देने के बाद ये सीखा है कि काश मैं अभी सोचता हूँ कि वो क्वेश्चन भी मैंने जिसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन सबसे कम है वो किया होता तो बहुत सारे उसमें भी एरर्स शेरर्स को मैं फौरी तौर पे करेक्ट कर सकता था। अब अगर 4.9 में देखते हैं कि डिस्काउंटेड पे बैक कैसे कैलकुलेट करना है, तो सिंपली ये है, अब उसमें आप देखें वो 9 years का हमें दे रहा है इनफ्लो। अब अगर 9 years का इनफ्लो दे रहा है तो स्प्रेडशीट आपके पास होगी तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें आपकी कैलकुलेशन जो है वो कितनी जल्दी हो जाएंगी। अगर 9 साल का सवाल आपको उसके ऊपर करना पड़ेगा कैलकुलेटर के ऊपर और डायरेक्ट एडिटर में, तो वो बड़ा अनफीजिबल सा हो जाएगा। अब 4.9 क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट आपकी है, इनिशियल आउटले है 3,80,000। 3,80,000 की आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैश फ्लो पहले साल का, 0 साल का सॉरी। आप लोग सुन रहे हैं मुझे? सर मैं तो सुन रही हूँ, बाकियों का पता नहीं। चले ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग्स पर जोर रखेंगे। चले अच्छा, अब हम बात कर रहे थे डिस्काउंटेड कैश फ्लो की। ईयर 9 तक हमें उसने वैल्यू दी है 0। अब अच्छा, अब डिस्काउंटेड में हम स्ट्रेट वाला अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे ना, कैश फ्लो वो आपको एक ही दे रहा है 70,000। अब हमने कहा था जहाँ पे कंसिस्टेंट हमें रिटर्न आ रहा है ये ऊपर यहाँ पे, तो वहाँ पे सिंपली आप रिटर्न को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमें 70,000 को डिवाइड कर देना चाहिए 3,80,000 से, हमें उसका रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन वो वैल्यू ऑफ मनी को, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी को अकाउंट फॉर नहीं करेगा। इसमें हमें डिस्काउंट फैक्टर लगाना है क्योंकि ये डिस्काउंटेड कैश पे बैक की हम अब बात कर रहे हैं। अब इसमें 70,000 है। अब पीवीएफ फैक्टर हमें किसका कैलकुलेट करना है, 8% पे। अच्छा, यहाँ पे सीपीवीएफ क्यों नहीं हम लगा रहे? सीपीवीएफ अगले कॉलम में बताता हूँ कि सीपीवीएफ क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि बज़ाहिर तो हमारे पास 70,000 आ रहा है 1 से लेकर 9 साल तक, तो हमें यही डीसीवीएफ वो सॉरी सीपीवीएफ लगा लेना चाहिए और एक ही दफ़ा कैलकुलेट कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि हम पे बैक कैलकुलेट कर रहे हैं, अगले कॉलम में मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों हम कर रहे हैं।
अब डिस्काउंट फैक्टर 8% पे क्या 0 है? .926। अगर पीवीएफ फैक्टर हम फार्मूला इसका फार्मूला शीट में निकालें 8% पे सर 0 ईयर पे 1 होगा ना? सॉरी जी मैम 1 होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 0.974, 0.735, 0.681, 0.63, 0.584, 0.5, 0.643 एंड सॉरी कहीं मैं गड़बड़ की है। 5वें पे है 6288, 857, 0.794, 0.735, 0.681, 0.63, 0.584, 0.54 and 0.5। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या बनेगा? डिस्काउंटेड कैश फ्लो बनेगा दिस फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम। ये हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ गया। अब हमने सीपीवीएफ से क्यों नहीं कैलकुलेट किया था? अब ये देखें हर साल की वैल्यू हमारी वेरी कर गई है। अब इसमें देखें एक गलती की है, 9th ईयर में 0.5 लिखना था, लेकिन मैं इसको अभी करेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि इसका इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। एक हमने एक एजम्पशन पीछे पड़ी थी कि जहां तक हमारा पॉजिटिव होता है वहां पे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको फिलहाल इसी तरह नहीं देते हैं, बाद में कैलकुलेट करते हैं, इसको करेक्ट करते हैं, 0.5 लेके आते हैं। अब कम्युलेटिव वैल्यूज क्या आएंगी? कम्युलेटिव वैल्यू क्या आया था कि करंट ईयर का सॉरी लास्ट ईयर का कम्युलेटिव में हम ऐड करेंगे ये वाली वैल्यू। अब मुझे बताएं इसमें ईयर एंड कौन सा है? क्लियरली नजर आ रहा है कि ईयर एंड कौन सा है? 7th, क्योंकि ये लास्ट नेगेटिव कम्युलेटिव वैल्यू शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमने 7 ईयर्स माइनस करना है हमें इसमें से ईयर एंड का कम्युलेटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय n+1 का कैश फ्लो, और इन दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा। ये हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ गया 7.41। अब अगर यहाँ पे 9th पे कोई गलती भी कर ली है तो उसका फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एग्जम्पशन में हमने इसका पढ़ा है कि ये जहाँ पे फ्यूचर वैल्यूज को जहाँ पे पॉजिटिव हो जाती है हमारी वैल्यूज, उसको काउंट फॉर ही नहीं करता, तो वहाँ पे एरर को भी इसने इग्नोर कर दिया, रिटर्न जो मर्जी आता रहे। तो ये इसकी वन ऑफ द assumptions है कि ये फ्यूचर वैल्यूज को इग्नोर कर देता है। तो ये थी एआरआर की कैलकुलेशंस, सॉरी डिस्काउंटेड पेबैक की कैलकुलेशंस। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। 5th हमारे पास था टेक्निक, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को असेस करने की टेक्निक थी दी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एआरआर। एआरआर, आरओसीई
रेशो की तरह रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तरह ये कर रहा होता है कैलकुलेशन। ARR का फार्मूला क्या है? एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब फॉर एग्जांपल बुक वाली एग्जांपल ही मैं इस वक्त यहाँ पे कर रहा हूँ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है एक, अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी है 25,000, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसका हमारे पास जो रेजिडुअल वैल्यू है इसकी वो है 0। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, कैश फ्लो। अब सिंप्लीफाई मैं दोबारा कर रहा हूँ। ARR के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एवरेज एनुअल प्रॉफिट और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और एवरेज एनुअल प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन, ये आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट है। और एवरेज कैपिटल दो चीजें चाहिए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज एनुअल प्रॉफिट। एवरेज एनुअल प्रॉफिट आएगा कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। एग्जाम्पल दी गई है 4 एक्सरसाइज 4.10। एक्सरसाइज 4.10 का ए प्रोजेक्ट हम सिर्फ कर लेते हैं, प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए क्या कहता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट है 60,000 की, तो जिसकी रेजिडुअल वैल्यू है 6,000, और प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड टू जनरेट जो कैश फ्लो है वो 18,000 है। अगर हम इसका निकालें एवरेज एनुअल प्रॉफिट, पहले वाली वैल्यूज निकालें, तो वो कैसे निकालेंगे? कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन। कैश फ्लो है इसका 18,000, और डेप्रिसिएशन कितनी बन रही है इसकी? डेप्रिसिएशन अगेन काउंट करने के लिए हमें उसकी वैल्यू ऑफ लाइफ से डिवाइड करना पड़ेगा। इस एसेट की वैल्यू है 60,000, रेजिडुअल वैल्यू है 6,000, और इसकी यूजफुल लाइफ है 6 ईयर, तो 9,000 इसकी पर एनम डेप्रिसिएशन होगी। तो हम क्या करेंगे कि इसकी कैश फ्लो में से 9,000 निकाल देंगे। कैश फ्लो कितना है? 18,000 इज इक्वल टू 18,000 माइनस डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो ये इसका एनुअल प्रॉफिट आ जाएगा। अब दूसरी चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करना है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारी इसके ऊपर 60,000,
प्लस इसकी स्क्रैप वैल्यू है 6000, डिवाइड इसको करना है 2 के साथ, वो आ जाएगी 33,000। और इस प्रोजेक्ट ए का ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो यही आ जाएगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। एनुअल प्रॉफिट है हमारा 9,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड है 33,000, एंड दैट विल बी रेट ऑफ रिटर्न। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें एक बटन दबा के, तो ये 27.27 या 27.3 आपका ARR आ जाएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। अब ये टोटल है आपकी अप्रेजल टेक्निक्स। मैं दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ इसको, अप्रेजल टेक्निक्स को। सबसे पहली अप्रेजल टेक्निक है हमारे पास एनपीवी। एनपीवी में क्या कैलकुलेट करते हैं हम के फ्यूचर कैश फ्लो को हम प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी फीजिबल है कि नहीं है। वो हमें नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न दे रही है या पॉजिटिव रिटर्न दे रही है। फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करने के लिए हम उसको किसी डिस्काउंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह हमने एक्सरसाइज की उसके अंदर डिस्काउंट फैक्टर था 8%। अब इसके अंदर सर्टन एजम्पशन है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि डिस्काउंट फैक्टर तमाम 20 सालों के अंदर 8% ही रहेगा। हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो कैश फ्लो हमने कैलकुलेट किया है, एस्टिमेट किया है, फ्यूचर में यही अक्रू होगा। और इसी तरह हम अज्यूम कर रहे हैं कि जितना भी कैश फ्लो है ये अकर हो रहा है, ये हमारा ईयर एंड पे अकर हो रहा है। उसके बाद था IRR। IRR के लिए हमने ये किया था कि हम परसेंटेज में रिटर्न निकाल रहे थे। उसके लिए हमें नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न किस डिस्काउंट फैक्टर पे मिलता है वो निकालना था। उस किस डिस्काउंट फैक्टर पे पॉजिटिव वैल्यू निकल रही है, एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, उसका लिए ये फार्मूला था। उसके अंदर हमने वैल्यूज पुट की, नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न की, पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न की। इसमें अगर स्प्रेडशीट में करेंगे तो जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, और कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप वैल्यूज इनपुट करेंगे, वो आपको आंसर खुद ही दे देगा। सिर्फ आपने CPVF और PVF की वैल्यूज चेंज करनी है। अब इसकी क्या डिफरेंस है एनपीवी के साथ और ARR में? क्या डिफरेंस है कि ये परसेंटेज में हमें रिटर्न बता रहा होता है, एनपीवी हमें न्यूमेरिक वैल्यूज में रिटर्न बता रही होती है। और ये रिजल्ट डिफरेंट भी हो सकते हैं। एनपीवी कह सकती है कि कैलकुलेशन के मुताबिक हो सकता है कि पॉजिटिव फीजिबल हो प्रोजेक्ट, और IRR हो सकता है हमें बता रही हो कि ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये फीजिबल नहीं है, और वाइस वर्सा। इट कैन कंफ्यूज इन्वेस्टर्स। उसके बाद हमने पे बैक कैलकुलेट किया था। पे बैक हमने सबसे पहले जो पे बैक कैलकुलेट किया था वो विदाउट डिस्काउंट था। पे बैक पीरियड विदाउट डिस्काउंट। इसमें जिसके आगे फर्दर दो तरीके थे। एक, अगर हमें कंसिस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, एक वैल्यू मिल रही है प्रोसीडिंग ईयर्स में, तो हम उसको इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देते हैं और बता देते हैं कि इतने साल में हमारी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी। रिटर्न को डिवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट से, सिंपली आपके पास जो जवाब आएगा वो पे बैक पीरियड होगा। लेकिन अगर आपका रिटर्न वेरी कर रहा है तो फिर हमें कमुलेटिव पे बैक कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैश फ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कमुलेटिव कैश फ्लो कैलकुलेट करके हम देखते हैं कि कौन सा साल है जिसके अंदर हमारी नेगेटिव से वैल्यू पॉजिटिव में टर्न हो जाएगी। डेफिनेटली लास्ट ईयर जिसमें नेगेटिव आ रही होती है वो साल लेंगे। उसमें से हम माइनस करेंगे n ईयर की नेगेटिव वैल्यू डिवाइडेड बाई n+1 ईयर का कैश फ्लो। फिर हमने देखा था कि डिस्काउंटेड पे बैक क्या है।
अब ये प्रॉब्लम क्या कर रही थी हमारे पास, जो पे बैक पीरियड है विदाउट डिस्काउंट, ये प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा था कि फ्यूचर कैश फ्लो को हम डिस्काउंट नहीं कर रहे थे प्रेजेंट वैल्यू के मुताबिक। तो डिस्काउंटेड पे बैक जो मेथड है वो इस एनोमली को रिमूव करता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं डिस्काउंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। उस मल्टीप्लाई करने का ये फ़ायदा होता है कि हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू मिल जाती है फ्यूचर फैक्ट कैश फ्लो की। वो जो कम्युलेटिव डिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो है वो हमें मिल जाता है, और हम उसके मुताबिक वही फार्मूला लगाते हैं, उसी तरह कैलकुलेशन अपना पे बैक पीरियड निकाल लेते हैं। ARR के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एनुअल प्रॉफिट चाहिए और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। एनुअल प्रॉफिट से आप डिवाइड करेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को, आपके पास ARR की वैल्यू आ जाएगी। अब एनुअल प्रॉफिट और एवरेज कैपिटल, ये दो चीजें चाहिए। एनुअल प्रॉफिट आपके पास कैसे आएगा, कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन। आई थिंक ये दो फार्मूले हैं, ये हमें फार्मूला शीट्स में नहीं दिए गए, ये खुद याद करने पड़े। एनुअल प्रॉफिट क्या है, कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। सिर्फ ये अगर एक्सेल में करना है तो इधर ब्रैकेट्स जरूर लगानी है, क्योंकि वो आखिरी वाली वैल्यू के साथ बंदा डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ के बताता हूँ 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको 7 दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आप पैरेंथेसिस लगाएंगे तो ये आपको ट्रू वैल्यू देगा, फिर ये आपको वैल्यू देगा 4, जो कि करेक्ट वैल्यू है। तो ये थोड़ा सा एक्सेल पे काम करते वक्त या स्प्रेडशीट पे काम करते वक्त इन चीज़ों पे ज़रा आपने ध्यान रखना है कि पैरेंथेसिस वगैरह आपने सही जगह पे लगानी है। एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आइडिया हो जाएगा। चलिए जी, 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, और 5 मिनट के बाद हम अगला टॉपिक शुरू कर देते हैं। इश्यूज क्या है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक के। इंशाल्लाह 5 मिनट की सिर्फ ब्रेक करते हैं, उसके बाद दूसरा टॉपिक करते हैं।
चलें जी, हम दोबारा जहाँ से छोड़ा था सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। आई होप कि आपके साथ ये शेयर हो रही है अभी भी, ये स्प्रेडशीट एक्सेल की। अच्छा, अब अगर हम इसको देखें, अगर दो इन्वेस्टमेंट हमें कंपेयर करनी पड़ जाए, दो इन्वेस्टमेंट है, तो हम उसको बेहतर तरीके से उसी वक्त कंपेयर कर सकते हैं अगर उनका पे बैक, वो सॉरी, उनका पीरियड इन्वेस्टमेंट का एक ही हो। फॉर एग्जांपल, एक इन्वेस्ट किया, उसका हमें प्रोजेक्ट 5 साल का है, दूसरा है वो भी प्रोजेक्ट 5 साल का है, तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। एक 6 साल का है, एक 10 साल का है, एक प्रोजेक्ट 3 साल का है, चौथा हमारा 8 साल का है, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उनको आपस में कंपेयर करना। तो इसके लिए 3 मेथड्स हैं जहाँ पे हमें वेरिंग पीरियड है, दो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनका हमने उन इन्वेस्टमेंट्स का हमने अप्रेजल करना है और ये देखना है कि कौन सी ज़्यादा फिजिबल है, कौन सी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और कौन सी कम है। उनमें से एक हम लगा सकते हैं। उसके 3 मेथड्स हैं कैलकुलेशन करने के, जहाँ पे डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं। दो एक है रिप्लेसमेंट चेन अप्रोच, दूसरा है इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो अप्रोच और तीसरा है रेजिडुअल वैल्यू मेथड। पहली को देखते हैं कि रिप्लेसमेंट चेन अप्रोच क्या है। अब करते क्या है, रिप्लेसमेंट चेन अप्रोच के अंदर हम अज्यूम करते हैं कि जो एलसीएम, जिस तरह एक प्रोजेक्ट वो एंड हो रहा है हमारा 4 साल पे, दूसरा प्रोजेक्ट एंड हो रहा है 6 साल पे, तो इसका एलसीएम लें हम तो 6 2 12 12 साल तक हम दोनों प्रोजेक्ट को ले जाते हैं और उसके बाद उनका डिस्काउंट, डीसीएफ वगैरह, एनपीवी वगैरह निकाल लेते हैं और फिर देख लेते हैं कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है हमारे लिए। अब वो कैसे करना है वो हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल 9। ये वाला जो रिप्लेसमेंट चेन रिप्लेसमेंट अप्रोच है ना, ये जितनी ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है जितना ज़्यादा ये हेक्टिक है पेपर के ऊपर या एडिटर के अंदर करना। स्प्रेडशीट के अंदर उतना ही ज़्यादा हलवा है क्योंकि बड़ी फ्रीक्वेंटली बड़े आराम से होता है। अभी एग्जांपल देख लेते हैं, आपके सामने हो जाएगा ये। जीरो एक दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रोजेक्ट है हमारा ऑप्शन 1, वो हमारा, या प्रोजेक्ट 1 कह लें, 6 साल तक। उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख है और रनिंग कास्ट उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए 5000 है। सॉरी, इसके मुकाबले में एक प्रोजेक्ट बी है, उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास 65,000 है और रिटर्न हमारा 3 साल का वो प्रोजेक्ट है, उसकी रनिंग कॉस्ट हर साल की 7,000 है। अब इन दोनों का कैलकुलेट करने के लिए कि दोनों को कंपेयर करने के लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट कैसी है, कॉमन टाइम पीरियड इनका नहीं है अब हमारे पास। ये सिर्फ 1 मिनट में जरा चार्जर लगा लूं, बैटरी डाउन हो रही है, सिर्फ 1 मिनट।
बस ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये दो इन्वेस्टमेंट है, एक 6 साल का है, एक 3 साल का है। अब इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, एक प्रोजेक्ट तीसरे साल के बाद एंड हो रहा है, दूसरा हमारा 6 साल के बाद एंड हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों को कॉमन हराइजन तक उसको एक्सपेंड करते हैं। अब प्रोजेक्ट 2 पहले खत्म हो रहा है। अब आपने देखा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम कहाँ पे लेते हैं, पहले साल से 1 साल पहले। अब ये प्रोजेक्ट अगर तीसरे साल पे एंड हो रहा है और चौथे साल से इसकी रनिंग कॉस्ट अगर कंटिन्यू करती है, तो हमें 65,000 कब इन्वेस्ट करने चाहिए। दोबारा से हम प्लांट एंड मशीनरी है उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं -65,000 जीरो ईयर पे, 1 साल पीछे, और यहाँ पे वही -7,000 आ जाएगा। अब ये दोनों का कॉमन हराइजन हो गया, 1 2 3 साल के बाद ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा दोनों का। छठे साल के बाद अब हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं दोनों की। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों की एनपीवी निकालनी पड़ेगी। एनपीवी निकालने के लिए हमें इनका डिस्काउंट फैक्टर देखना पड़ेगा। डिस्काउंट फैक्टर उन्होंने लिया है 10, पीवीएफ एट 10%। अब पीवीएफ एट 10%, अब दो चीजें हैं इसमें। अब आप ये देख रहे हैं कि 5,000 5,000 5,000 है, तो इसका हम सीपीवीएफ भी ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये 7,000 है, इन सालों का हम सीपीवीएफ ले लें, इन 2 सालों का सीपीवीएफ ले लें, इन 2 सालों का पीवीएफ ले लें, ये भी किया जा सकता है। लेकिन स्प्रेडशीट में ये बड़ी आसानी हो सकती है, क्योंकि आपने एक ही दफ़ा, मैं कहता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लिख लें इसके। ये इसकी आसानी है स्प्रेडशीट की। और दोनों के साथ वही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10 के साथ ही आपने कैलकुलेट करना है। 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621 और 0.565, दोनों तरीकों से किया जा सकता है। अब डीसीएफ प्रोजेक्ट 1 का क्या बनेगा, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई इन्वेस्टमेंट कैपिटल कॉस्ट। इसकी कॉस्ट आ रही है इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ -1 लाख, -21 लाख, सॉरी, -21 लाख 7,750। इसी तरह प्रोजेक्ट 2 में भी हमने कुछ भी नहीं करना, डीसीएफ उसका निकालना है, मल्टीप्लाई कर देना। इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्ट 2 की कैपिटल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। ये तकरीबन -1,44,300। अब हम बेशक इसको डीसीएफ के जरिए निकाल लें, उस पर भी यही जवाब निकलेगा, और अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ निकाल लें तो उस पर भी यही निकलेगा जवाब। तो अब इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं, कॉमन हराइजन हमने अचीव कर लिया है, तो उस हराइजन, सॉरी कह गया हूँ, कॉमन हमने ईयर पे ले गए हैं दोनों इन्वेस्टमेंट्स को, और ये ज़्यादा कम कॉस्ट आ रही है प्रोजेक्ट 1 पे, तो ये हमारे लिए ज़्यादा फीजिबल है। इधर से कॉपी पेस्ट करें और एडिटर पे जाके आप वैल्यूज़ को पेस्ट कर दें, और साथ नीचे बेशक लिख दें प्रोजेक्ट 1 इस पे भी लिखा जा सकता है, एडिटर पे लिखने के बजाय। ये मैं सिर्फ इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ कि इसके ऊपर आप टेक्स्ट वगैरह की टाइपिंग भी स्प्रेडशीट के अंदर आप कर सकते हैं आराम से। करना क्या है, यहाँ से उठाना है, Ctrl+C करना है, और एडिटर में जाके आपने पेस्ट कर देना है। अच्छा, अब ये भी किया जा सकता है, इसमें लाइनें शाइनें कोई नहीं लगी, लाइनें वो ऑटोमेटिकली लगा देता है। एक्सेल में ये ऑप्शन भी है, लेकिन मैं तो रेकमेंड नहीं करता
कि आप जाके बार कोड और ये लगाते रहे, स्पेलिंग ठीक करते रहे, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स की तरफ जाए, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। जस्ट टाइप इट, कॉपी पेस्ट एंड दैट्स इट। कोई इसमें आप अगर फॉर्मेटिंग के टाइम चक्कर में पड़ेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। अब ये था रिप्लेसमेंट चेन अप्रोच। अब जो दूसरी अप्रोच है विद डिफरेंट, अगर उनका टाइम पीरियड है इन्वेस्टमेंट्स का और उनको कंपेयर आप करना चाहते हैं, वो है इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो। इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो में आप क्या करते हैं कि आप उसके सीपीवीएफ फैक्टर से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे था हमारे पास ओरिजिनल जो क्वेश्चन में वैल्यू थी, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे। ये ओरिजिनल इसकी वैल्यूज थी प्रोजेक्ट 1 की और प्रोजेक्ट 2 की। अब अगर जो इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो है, इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो या AEC के अंदर हम क्या करते हैं, सीपीवीएफ कितने सालों का चाहिए हमें प्रोजेक्ट 1 के लिए, एनपीवी हमने कैलकुलेट इसकी कर ली हुई है, -1,21,775। सीपीवीएफ फैक्टर कौन सा है इसका, यहाँ पे हम बेशक एनपीवी लिख लेते हैं। इसकी एनपीवी इज इक्वल टू प्रोजेक्ट 1 की ये। तो AEC कैलकुलेट करने के लिए हम इसके एनपीवी को डिवाइड करेंगे सीपीवीएफ, 6 साल के सीपीवीएफ से। 6 साल का सीपीवीएफ क्या है, एक मिनट फार्मूला शीट में खोल रहा हूँ। छः साल का सीपीवीएफ 10% के हिसाब से 4.355 इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल आएगा -23,962। ये प्रोजेक्ट 1 है। और इसी तरह प्रोजेक्ट 2। अब प्रोजेक्ट 2 का AEC निकालने के लिए हमें उसकी एनपीवी चाहिए। एनपीवी हमने अभी निकाली हुई है, ये निकली है मैंने एनपीवी की। अब इसका सीपीवीएफ निकालेंगे 3 साल में। अब ये देखें 3 साल में है 7,000, 3 साल का प्रोजेक्ट है, तो जितने साल का प्रोजेक्ट है उतने साल के हम सीपीवीएफ निकालेंगे। गिवन डिस्काउंट रेट के मुताबिक गिवन डिस्काउंट रेट 10% है। 10% का 3 साल का डिस्काउंट रेट बनता है 2.487, यानी कि एनपीवी डिवाइडेड बाई 2.487 -58,000। अब ये भी हमें यही कहता है कि आपका AEC प्रोजेक्ट A का कम है, लिहाजा ये ज़्यादा फिजिबल है। अब इसकी एजम्पशंस देखेंगे या इसकी एक्सप्लेनेशन है, उसमें यही बात की गई है कि DCF और कैश चेन अप्रोच, रिप्लेसमेंट चेन अप्रोच, ये कंसिस्टेंट रिजल्ट देना चाहिए। कंसिस्टेंट के मुताबिक रिजल्ट एक ही बताएगा कि ये वाला प्रोजेक्ट ज़्यादा फिजिबल है, ये वाला कम फिजिबल है। अगर आपने कैलकुलेशंस करेक्ट की हैं तो दोनों सेम प्रोजेक्ट की तरफ सेम आंसर देंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट फिजिबल है। तो चूंकि इसकी प्रोजेक्ट 1 की कॉस्ट कम है, लिहाजा ये ज़्यादा फिजिबल है। अब एक तीसरी अप्रोच थी, ये एक रिप्लेसमेंट चेन अप्रोच थी, एक AEC एनुअल इक्विवेलेंट कैश फ्लो थी, और एक तीसरा हमारे पास मेथड है
एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। अब इसमें क्या करते हैं कि हम एस्टिमेट करते हैं कि एक हमारी रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी। दोबारा से इसी एग्जांपल को हम लेके चलते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। अच्छा, अब ये किस सूरत में करेंगे? एईसी और रिप्लेसमेंट चेन अप्रोच तो हर सूरत में दोनों में से जो मर्जी एग्जाम में आ गया अप्लाई कर लें। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू वाला मेथड कब अप्लाई करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए, अब अगर वो कॉमन होराइजन की कॉमन ईयर की बात नहीं करता, वो बात करता है कि मुझे 5 साल के बाद बताएं कौन सा फीजेबल है, तो अब कॉमन उसका कैलकुलेट करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करता है कि 5 साल के बाद बता देगा कि प्रोजेक्ट 1 की रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी अगर वो इतने साल चल जाए प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट बी की प्लांट एंड मशीनरी इतने साल, 2 साल या 3 साल चले गई है, उसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी। तो अगर वो 5 साल के बाद पूछता है तो छठे साल की हमें ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि 5 साल के बाद अगर प्रोजेक्ट 1 की मशीनरी सोल्ड आउट होती है, उसको स्क्रैप किया जाता है, तो वो 2000 की बिकेगी, यानी कि उसका रिटर्न 2000 आएगा। तो उसकी कॉस्ट अगर 5000 है तो 2000 हम उसमें से माइनस कर देते हैं तो -3000 रह जाएगी। और प्रोजेक्ट बी के बारे में, 2 के बारे में वो कह रहा है कि अगर एक मशीनरी 2 साल चल जाए तो उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू वो 20,000 होगी। 20,000 का मतलब है +20,000 हम इसके अंदर करेंगे, तो 13,000 पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी हमारे पास नेट। अब इन दोनों का रिजल्ट ये आ रहा है, एक नेगेटिव वैल्यू दे रहा है 5 साल के बाद प्रोजेक्ट 1 का एनपीवी होगा -1,17,708, और प्रोजेक्ट बी का 5 साल बाद नेगेटिव वैल्यू होगी -1,27,925। मैं इन दोनों चीज़ों को दोबारा से समराइज कर रहा हूँ, तीनों चीज़ों को, रिप्लेसमेंट चेन अप्रोच को, इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो को, और एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू को। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू डिफरेंट है पहले दो से, इन अ सेंस कि ये क्या बताती है हमें, ये हमें किसी भी आस्क पीरियड के ऊपर बता देती है, हम उसकी रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट कर लेते हैं और उसके मुताबिक हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 5 साल के बाद, 4 साल के बाद या 3 साल के बाद कौन सी प्रोजेक्ट ज़्यादा फीजिबल है, किसकी कॉस्ट कम है या किसका रिटर्न ज़्यादा है, वट जो भी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस है। रिप्लेसमेंट चेन अप्रोच में क्या है कि हम एलसीएम फाइंड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट का, अब एलसीएम, अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है रिप्लेसमेंट चेन अप्रोच के साथ, एक प्रोजेक्ट है 17 साल का, दूसरा प्रोजेक्ट है 51 साल का। अब इनका जनाब एलसीएम फाइंड करें, कॉमन होराइजन फाइंड करें, वो एलसीएम इनका मेरे ख्याल में यही निकलेगा, 867 साल तक आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जाके वो कॉमन वैल्यू उनकी निकलेगी और फिर आप उन दोनों को कंपेयर कर सकेंगे। तो ये स्प्रेडशीट में तो ये काम हो सकते हैं कि बड़ा अनफिजिबल सा हो सकता है इवन स्प्रेडशीट के अंदर भी। तो लिहाजा उससे बेहतर अप्रोच ये है कि आप एईसी के ज़रिए, एनुअल इक्विवेलेंट कैश फ्लो के ज़रिए कैलकुलेट करें। हालांकि ये भी रिजल्ट वही देगा जो रिप्लेसमेंट चेन अप्रोच रिजल्ट देगी, तो मेथडोलॉजी डिफरेंट हो जाएगी। तो जहाँ पे हमें एलसीएम या एलसीएम फाइंड करने के लिए अगर इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी है तो व्हाई नॉट हम उसको एईसी के ज़रिए हम सीपीवीएफ से डिवाइड करें एनपीवी को, और हम देख लें कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए ज़्यादा फीजेबल है। तो हो सकता है एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर मैनुअल थे जो पास्ट ईयर्स के थे, उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे देखे थे कि उसने बताया नहीं हुआ कि कौन सा मेथड आपने अप्लाई करना है। उसने ज्यूम किया एग्जामिनर ने कि आप खुद असेस करें कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो इसमें यही 2-3 मोटी मोटी बातें याद करनी है कि अगर एलसीएम वगैरह रिप्लेसमेंट चेन में हम साल ही लगाते रहेंगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
कैलकुलेशन में कहीं भी गड़बड़ हो सकती है। तो उसके लिए बेहतर है AEC निकाला जाए। और अगर उसने रेजिडुअल वैल्यूज दी हुई है और उसने एक कॉमन टाइम पीरियड पूछ लिया है कि इस टाइम पीरियड के बाद बताएं और साथ रेजिडुअल वैल्यूज भी उस टाइम पीरियड के बाद दे दी है, तो फिर ये वाली अप्रोच एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू वाली अप्रोच बेस्ट रहेगी। ये इसकी समरी थी। आगे है इन्फ्लेशन का टॉपिक। इन्फ्लेशन का टॉपिक तो काफ़ी बड़ा है, तो इसके बजाय ना, क्योंकि आगे वाला इन्फ्लेशन वाला और एक दो टॉपिक है ये फुल फ्लैश करने वाले हैं, ये इतने टाइम पे होना नहीं हमारे से 10-20 मिनट के अंदर, तो इसकी जगह कोई एक्सरसाइज वगैरह या कुछ और कर लेते हैं हम, या आप सजेस्ट कर दें क्या करना चाहिए 15-20 मिनट के अंदर जो काम हो जाए। सर कैपिटल राशनिंग भी आसान है, इसका कॉन्सेप्ट कैपिटल, भी बताया जाता वो तो 5th चैप्टर वाला कैपिटल राशनिंग, बुक मैं है। कोई इसमें नहीं भी लेके आया। आसान है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें नहीं था सर? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें है, मैं अच्छा, एक मिनट देख। तो सर वो लीज और बाय होगा इसमें? हाँ लीज और बाय होगा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, वो देख लें लीज और बाय। कैपिटल रैशनिंग है इसके अंदर, कैपिटल रैशनिंग इसके अंदर है, कैपिटल रैशनिंग देख लेते हैं। हाँ वो भी ठीक है सर, कैपिटल हाँ राशनिंग उससे लीज और बाय से ज्यादा आसान है। मेरे आसान कोई नहीं, ये सच्ची बात बताऊं मेरे तो बड़ा मुश्किल लगा हाँ बात। जो टॉपिक आसान है ना वो क्वेश्चन के अंदर वो ज्यादा घुमाता है, जो एग्जाम में पूछता है वो आसान ऐसा क्वेश्चन है। के अंदर ज्यादा घुमाता है, तो वहां जी पे जाके सर। सारी बराबर हो जाते हैं क्वेश्चन। अच्छा कैपिटल रैशनिंग को देख लेते हैं, कैपिटल रैशनिंग है क्या। बिल्कुल दिमाग से निकल गया, अभी देख लेते हैं कैपिटल रैशनिंग। हाँ कैपिटल रैशनिंग हम प्रैक्टिकली क्या देखते हैं कि हमें जो पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है प्रोजेक्ट वो हमें अंडरटेक कर लेने चाहिए, जो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं उसको नहीं करना चाहिए। अभी तक तो यही देखा है, एनपीवी कैलकुलेट किया है, ARR IRR, सब में हमने यही देखा है कि जहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट का रिटर्न हमें पॉजिटिव आ रहा है वो हमें कर लेना चाहिए, जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है वो हमें नहीं करना चाहिए। व्हाट इफ के अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट या कैपिटल लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है और आपके पास करने वाले प्रोजेक्ट या फिजिबिलिटीज आपकी तैयार पड़ी हैं, वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की हैं, लेकिन आप वो तमाम नहीं कर सकते, आप उसमें से पिक एंड चूज करेंगे, आप उसमें से 2 4 5 6 कर सकते हैं, तो वो दैट इज उसके लिए मेथड है कैपिटल रैशनिंग का। हम कैपिटल रैशनिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं और उसके बाद देख लेते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारा ज़्यादा फीजेबल है करने के लिए। अब कैपिटल रैशनिंग के लिए हमें चाहिए क्या, कैपिटल रैशनिंग के लिए हमें पीआई इंडेक्स चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है, हम प्रेजेंट वैल्यू, अच्छा इसमें अब थोड़ा सा कैच है, ये जो 3 4 चीजें, कभी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ये बराबर है पीवी ऑफ कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर वर्किंग शो करनी हो ना, अगले चैप्टर्स में वैसे आएगा, पता नहीं अब वो कौन कराता है, कि एक फार्मूला आपने लगाया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप उसकी वर्किंग शो करना चाह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, मैं इसलिए बता दूँ। आपने दो वैल्यूज को जमा किया, डिवाइड कर दिया थी, EOQ आप फाइंड कर रहे हैं, अब आपने फार्मूला लगाया, इसने तो एक्सेल ने तो डायरेक्ट आंसर दिखा दिया, आपकी वर्किंग नहीं दिखाई। तो बेहतर ये है कि एक कॉलम वर्किंग का बना लें, इधर आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी है एक कॉलम में,
इधर आप वर्किंग शो करना चाह रहे हैं, और वर्किंग शो करना चाह रहे हैं इस कैलकुलेशन की, तो इसी को आप कॉपी पेस्ट करें, ऊपर एडिटर से उठाएं, बगैर इक्वल के आप इधर जाके पेस्ट कर दें, ये ले वर्किंग आपकी शो हो जाएगी। अब क्योंकि इन्होंने उसके डिटेल के अंदर भी एक बताया हुआ है कि जो हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने शेयर की थी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, उसमें कि वो वर्किंग के नंबर देता है, अगर कोई छोटी मोटी गलती हो तो आपके पूरे नंबर नहीं कटते। तो अगर आपकी किसी भी गलती की वजह से नंबर पूरे कट जाएंगे, क्योंकि अगर आपने इसका 5 लिखा होगा, अगर छोटी सी गलती है तो वर्किंग आप बेहतर है शो कर दें। 2 या 3 कॉलम बना लें, एक डिस्क्रिप्टिव, दूसरा वर्किंग वाला और तीसरा उसका सोल्यूशन। तो उसका यही है कि जो आपने कैलकुलेशंस की है उसको कॉपी करें, इधर एक स्पेस डालें और उसको पेस्ट कर दें, वो वर्किंग आपकी शो हो जाएगी। अच्छा, मैं बात कर रहा था, अब इधर ये 3 चीजें, 3 वेरिएबल्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब वो एग्जाम में क्या करता है, अक्सर इनमें से ना कोई एक चीज गायब करता है। कभी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वो पीवी ऑफ कैश फ्लो दे गया होता है, कभी इन्वेस्टमेंट गायब कर देता है, कभी पीआई गायब कर देता है। तो फार्मूला यही है, इसी के अंदर हमें वैल्यूज पुट करके जो बेसिक आइटम है वो कैलकुलेट करनी है और निकालनी है। ये इसके अंदर थोड़ा सा कैच है। अब कैपिटल रैशनिंग, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक है प्रोजेक्ट, एग्जांपल 16। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। नहीं कर रहा है। प्रेजेंट वैल्यू इन तमाम प्रोजेक्ट्स की क्या है, ए की 7.5 है, बी की 4.5 है। इसमें भी एक कैच है, बड़ा वो आसान तरीका है एक कैलकुलेट करने का, क्योंकि जब आपका डिविजिबल है प्रोजेक्ट, तब तो बड़ा सिंपल है, आप पीआई के मुताबिक रैंक कर लें और कैलकुलेट कर लें। लेकिन जहाँ पे आपका डिविजिबल नहीं है, वहाँ पे आपको एस्टिमेट करना पड़ता है। तो एस्टिमेट करने के लिए भी एक वो क्या कहते हैं कि जुगाड़ है, जो मैंने इधर देखी थी वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। लेकिन इसमें फिल्टर शिल्टर की ऑप्शन है एक स्प्रेडशीट के अंदर, आप पीआई इंडेक्स को आगे पीछे कर सकते हैं, वो अभी हम देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। 3 है और 3.5 है। ये भी कैपिटल रैशनिंग एक्सेल के ऊपर रिकमेंडेड है, क्योंकि ये आपको खुद ही उसको सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, जिसके मुताबिक भी आपने कर। बस थोड़ी सी देर हो रहा है। सिर्फ बड़ा आपने सारा हुआ है, मैं सिर्फ इसीलिए ये थोड़ा सा लेबर कर रहा हूँ कि ना जो मेरे जहन में एक दो पॉइंट है वो कम्युनिकेट कर लूँ। मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा सिर्फ पीआई। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम कैसे निकालते थे, क्या फार्मूला था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो divided by initial investment. Present value of cash flow divided by initial investment. अब मैंने इसको किया है 3 वैल्यूज तक या 2 वैल्यूज तक।
अच्छा, अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम रीड राइट करेंगे या कहीं रफ वर्क करेंगे, उसके बजाय बेहतर है कि इधर फिल्टर लगा लें। ये फिल्टर की ऑप्शन उसके अंदर है, उन्होंने जो स्प्रेडशीट दी हुई है जो रोगों के टूल के अंदर है उसके अंदर है फिल्टर। हाईएस्ट से लोएस्ट पे जाना है, सिंपली यहाँ पे जाएं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट कर दें, राइट क्लिक इस पे क्लिक करें, ये एरो जो फिल्टर लगाया मैं दोबारा कर रहा हूँ। आपने ये सिलेक्ट किया एरिया, जिस एरिया पे आपने फिल्टर लगाना है, इधर गए, फिल्टर का बटन क्लिक किया, वहां पे फिल्टर का ये आइकन बना होगा, फिल्टर किया, इसके ऊपर ये जो स्मॉल एरो दे रहा है कोने पे, इस पे क्लिक किया, वो खुद ही आपको ऑप्शन दे देगा सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। हम चाहते हैं कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करें ताकि जिनका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा है वो ऊपर आ जाए वैल्यूज। तो हमने लार्जेस्ट किया है तो ये हमारे पास आ गई। अब इसमें हमारे लिए बड़ा आसान है कि हमने टॉप 2, 3, 4, 5 जितनी भी सिलेक्ट करनी है कर लेते हैं। अब इन्वेस्टमेंट है 10 मिलियन की हमारे पास। अब यहाँ से सिलेक्ट करते जाए, नीचे वैल्यूज आती जाएगी, ये नीचे देख रहे हैं आप सम का आइकन आ रहा है, ये वाला सम ऑफ सिलेक्टेड सेल, इसको सिलेक्ट करते जाए, नीचे आपका वो दे रहा है। अब ये देखें 10 से ऊपर चले गए जहाँ पे बी पे आप आए हैं, इसका मतलब DEC जो पहले 3 प्रोजेक्ट्स हैं ये 7 मिलियन के होंगे, और अगर डिविजिबल है तो बी जो है वो 10 तक हो जाएगा, 0.5 तक रह जाएगा। बी कितना करना है, यानी कि अगर तो इफ डिविजिबल, अब ये 60 हो चुके हैं आपके प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से, सी तक पूरा करेंगे, और चूंकि प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो सी बी हम पार्शल करेंगे, इसी को कंट्रोल सी करें, और अगर फिजिबल है तो यहाँ पे पेस्ट करें, ये प्रोजेक्ट हम करेंगे। अब सी कितना करेंगे, 3 तक, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी 10 मिलियन की है और आपका जो सम है ये एक्सीड कर गया 10.5 हो गया, तो बेहतर ये है कि ये आप करेंगे 3 तक। और अगर ये 3 तक करेंगे, अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो गई है तो जाहिर है उसका एनपीवी भी कम होगा। एनपीवी आपका 1 था तो उसको मल्टीप्लाई करें इस वैल्यू के साथ और डिवाइड करें 3.5 ये वाली वैल्यू के साथ, तो वो उसके मुताबिक आपको एनपीवी निकाल देगा। अब क्वेश्चन तो वो यही पूछेगा कि अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो एनपीवी क्या बनेगा, एनपीवी ये बनेगा उसका। मुश्किल हो गया थोड़ा सा मुझे लग रहा है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जी सर, बहुत मुश्किल हो गया। नहीं मुश्किल नहीं, मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। ये एक्सेल का फायदा उठाए ना, अगर हम जुबानी करना शुरू कर दिया तो फिर तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैंने किया क्या है, वैल्यूज पुट की, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फार्मूला लगाया, उसके बाद मैं ये फिल्टर खत्म कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ फिल्टर, मैंने ये सेल सिलेक्ट किए, फिल्टर पे गया, फिल्टर लगा दिया। फिल्टर लगाने से अब जो हमें डिविजिबल जो है प्रोजेक्ट्स उनका क्राइटेरिया क्या है, डिविजिबल में हम क्या करते हैं, डिविजिबल प्रोजेक्ट्स में एनपीवी कैलकुलेट करते हुए, इन्वेस्टमेंट करते हुए कि कितने हम सिलेक्ट करेंगे, जिनका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा है हम वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं। तो हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे इसको सॉर्ट कर लेना है, जो लार्जेस्ट वाले प्रोजेक्ट होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, जिनका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा है वो ऊपर आ जाएंगे, जिनका उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10 मिलियन की। इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट डी में 1 मिलियन की लगेगी, बाकी 9 मिलियन बचेंगे, 2 करेंगे तो ये 3 लगेगी, 7 मिलियन बच गए। 3 प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए, 7 मिलियन लगेंगे, 3 मिलियन अभी भी है। अब चूंकि प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं, बी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब बी कंप्लीट नहीं होगा इसके अंदर, 3.5 मिलियन का बी प्रोजेक्ट है, 3.5 मिलियन का, इसमें से ये कितना कंप्लीट होगा, 3 मिलियन का कंप्लीट होगा।
तो अगर 3.5 मिलियन का एनपीवी कितना आ रहा है? 1। तो 3 मिलियन का एनपीवी कितना होना चाहिए? 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3.5, ये उसका एनपीवी आ जाएगा। 3.5 का एनपीवी है 1, तो 3 का कितना होगा? 0.85। 1 को 3.5 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो मुश्किल नहीं है, आई होप। जी सर, बेहतर हो गया। हाँ, अब इन क्या एनपीवी जब आप कैलकुलेट करेंगे, 10 मिलियन अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो आप कितना एनपीवी अचीव कर रहे हैं? कितना एनपीवी आप अचीव कर रहे हैं? अब प्रॉब्लम आती है, वो कहता है हिट एंड ट्रायल करें, तुक्के लगाएं, मुख्तलिफ कम्बिनेशन बनाएं। कब? जब प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं है। अब ये प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं है, अब हम कैसे पता चलेगा कि कौन से हमें प्रोजेक्ट 10 मिलियन में सिलेक्ट करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए? अब हमने देखना है कि हमें इसका क्राइटेरिया क्या था, थोड़ा सा मुझे बताएं। हाईएस्ट एनपीवी, सॉरी, हाँ, अगर तो प्रोजेक्ट आपका डिविजिबल है तो हमने देखना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई। और अगर प्रोजेक्ट आपका डिविजिबल नहीं है तो हम देखेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट हमें हाईएस्ट एनपीवी दे रहा है। मैं दोबारा नीचे ले रहा हूं, इफ नॉट डिविजिबल। अब बुक में तो नहीं ये चीज दी गई, मैंने अपने लिए एक तरीका ये निकाला था कि अब हमने देखना है हाईएस्ट एनपीवी। अब हाईएस्ट एनपीवी कौन सा दे रहा है? 1.5 ये दे रहा है, लेकिन ये 7.5 इसकी 6 मिलियन इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हमारी गई, हमारे पास है सिर्फ 10 मिलियन। और एक प्रोजेक्ट करके हम 1.5 लेंगे, उसके साथ 2 ये भी कर सकते हैं, 3.5। तो अब आपने तुक्के मारने या डिफरेंट कम्बिनेशन बनाने हैं। तो मैंने थोड़ा सा एनालिसिस के लिए, कम्बिनेशन बनाने के लिए तरीका ये था कि मैं एनपीवी को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देता। एनपीवी ये है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये है, तो ये जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसके मुताबिक मैं इसको कर लूंगा असेंडिंग। फिर मैं जो तुक्के मारूंगा ना, थोड़े से कम्बिनेशन बनाऊंगा, वो मेरे लिए ज़रा आसान हो जाएगा। ये भी आइडियल रिजल्ट नहीं देता। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 है, इसकी एनपीवी आ रही है 1। 2 सिलेक्ट करता हूँ तो एनपीवी हमारी आ जाएगी 2। 3 मिलियन के साथ 2 दे रहा है। सी भी सिलेक्ट करता हूँ तो अभी भी हमारे पास एनपीवी जो वो दे रहा है 1, 2, 3.5 दे रहा है। अब हमारे पास कितने बचते हैं? हमारे पास 3 मिलियन और बचते हैं इसके साथ। उसमें ना बी हो सकता है, ना ए हो सकता है, उसमें एफ हो सकता है। तो डी ई सी एफ अगर किया जाए, डी ई सी एफ, तो हमें मिलेगा 3 मिलियन का रिटर्न। जी, क्या ख्याल है आपका? डी ई सी। अब हमने देखना है एनपीवी कहाँ पे हाईएस्ट दे रहा है। डी ई सी और एफ, ये हमारे 10 मिलियन के अंदर हो सकते हैं। देखिए, डी ई सी के लिए हमें चाहिए टोटल 7 मिलियन। अब ना उसमें 6 आ सकता है, ना 3.5 वाला हो सकता है, उसमें एफ हो सकता है।
तो DECF की जो है अगर ये दोनों हम निकाल दें तो हमें 10 मिलियन के अंदर 4 मिलियन का एनपीवी मिलेगा विच विल बी द हाईएस्ट इसका कॉम्बिनेशन वाला। और अगर आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है तो इसको भी डिलीट मार दें क्योंकि ये एक जुगाड़ लगाई है पाकिस्तानियों वाली है सच तुक्का या कॉम्बिनेशन बनाने में आसानी करने के लिए। जी इसको समराइज मैं कर रहा हूँ। कैपिटल रैशनिंग के अंदर आपने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के मुताबिक अगर तो प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो हमने देखना है कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहाँ पे हाईएस्ट है। जो हमें हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दे रहा है हमने उनको कैलकुलेट करना है और उसके मुताबिक जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी आखिरी प्रोजेक्ट उसके मुताबिक डिवाइड कर देना है और हमें एनपीवी उसका टोटल मिल जाएगा। ये तो है अगर आपका प्रोजेक्ट डिविजिबल है। अगर वो डिविजिबल नहीं है तो फिर हमने एनपीवी देखना है, फिर हमने पीआई नहीं देखना, फिर हमने देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमें हाईएस्ट एनपीवी देगा और वो हिट एंड ट्रायल के जरिए कैलकुलेट करना है। आप अपना कोई मेथड बना लें या वैसे ही कैलकुलेट कर करके डिफरेंट कॉम्बिनेशन। मेरा नहीं ख्याल कि एग्जाम के अंदर इतना टाइम होता है कि हम इसको सोचने बैठ जाएं कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है। तो उसके लिए मैंने तरीका निकाला था कि एनपीवी को चूंकि देखना एनपीवी की बेस के ऊपर है तो वाई नॉट कि हम एनपीवी की रेशो निकाल लें पीआई के बजाय। एनपीवी को डिवाइड कर दें इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कि हमें कौन सी कितनी इन्वेस्टमेंट कितनी रेशो ऑफ एनपीवी देगा। इसका मकसद ये था। तो उसके मुताबिक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करके हाईएस्ट आप प्रोजेक्ट्स अपने निकाल लें। ये आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है जी। एनी क्वेश्चन फॉर टुडे? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा समझ आया। चले ये तो अच्छी बात है अगर समझ आ गया, लेकिन है कि मेरी भी तैयारी अच्छी हो रही है आपके साथ साथ। अब अगर देना पड़ जाएगा तो तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी सब ओके जी। गुड लक, अल्लाह हाफिज। आई एम लीविंग थैंक यू जी सर, मैडम। थैंक यू वेरी मच ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज।